शुरुआत करते हैं कि ये गहरा राज्य क्या है और इसका ओरिजिन कब हुआ। हर इंडस्ट्री के अंदर इनकी इन्फिल्ट्रेशन रही है ताकि अपना एक गेम खेल सको उस जगह के। एक एक चीज ये लोग क्रिएट करेंगे टू क्रिएट द डिमांड फॉर समथिंग। लीग ऑफ नेशंस बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो चला नहीं। उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया कि यहाँ पर हम बैठ के दुनिया को चलाएंगे। कहीं ना कहीं ये डीप स्टेट आके अभी बैठा है इन अ प्लेस विच इज डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट। जितनी भी पोटेंशियल बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके घर के बाहर एक आग जला, दरवाजा है उसके आगे एक आग जला तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था पेपर क्लिप। ऑपरेशन पेपर क्लिप के हिसाब में इन्होंने देखा यार ये नाजी साइंटिस्ट बड़े जबरदस्त हैं, जेट इंजन बना के बैठे हैं, रॉकेट्स बना के बैठे हैं, इनको उठाते हैं। रशियंस को अमेरिकन ने बहुत हेल्प करा ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उनको लैंड लीज प्रोग्राम के तहत उनको जहाज दिए, उनको शिप्स दी, टैंक्स दिए, गाड़ियां दी, एम्यूनेशन दिए, सब कुछ दिया। उनको क्या लगा था इनको हम खरीद लेंगे। आपकी जो प्रेस्टीजियस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये वो, उसके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट करे। और जब भी आप देखते हो कि ये यहाँ से पढ़ के आया फिर पक्का लेफ्टी होगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने जाके साइन करी थी साइनो इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी। यार ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा डिसबैलेंस हो जाता है हमारा। 73-74 में जेपी साहब को मैगसेसे अवार्ड मिलता है, पैसे दिए जाते हैं, आंदोलन क्रिएट किया जाता है इंदिरा गांधी को हटाने की। उससे बचने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, फेल हुई। ये लोग पावर में आए बट जेपी मूवमेंट डिड नॉट वर्क। हर 70-80 साल में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज अगर आपको जल्दी करना है बिकॉज आपकी अपनी प्रॉब्लम थोड़ी एक्सट्रीम हो रही है तो आपको दुनिया को केओस की तरफ लेके जाना है। आज आप वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते। देखिए सर, लेफ्टीज को दे वांट पावर, दे डोंट वांट डेवलपमेंट। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम आप सभी लोगों को। सबका स्वागत है आज के इस टीजेडी पॉडकास्ट के संस्करण में। और आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो आपको, हमको, सबको कंट्रोल करता है, द डीप स्टेट, और जिसको हमारे आदि जी ने एक नया वर्ड फ्रेज किया है, गहरा राज्य। आदि जी वेलकम आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सो शुरुआत करते हैं कि ये गहरा राज्य क्या है और इसका ओरिजिन कब हुआ। अगर आप गहरा राज्य, डीप स्टेट को अगर आप देखें, इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेस्ट का जो एक स्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि जिस तरह से आप दुनिया में जिस तरह आपने राज फैला रखा है उसको आपको रखना है। अगर आप देखें, इंग्लैंड में एक जगह थी विच इज़ नोन एज एक सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, इट्स नॉट द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन के अंदर एक और सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ लंदन। इसकी अगर आप एक हिस्ट्री देखें, इसको बोलते थे द स्क्वायर माइल। 10th सेंचुरी के एंड में आते आते जब विलियम द कॉन्करर उस तरफ आ रहा था, वो लड़ के थक गया था एंड ये जो एक स्क्वायर माइल था ये गिव अप करने को राजी नहीं था। 10, 12, 15 साल के बाद उसने बोला यार अच्छा ठीक है यार, तुमको जो चाहिए तुम करो, मैं और नहीं करना, लेट मी एस्टैब्लिश, मैं अपना किंगडम यहाँ बनाता हूँ। तो एक डील हुई थी कि भाई जो ये एक सिटी ऑफ लंदन है इसके अंदर जो चीज़ें होंगी उसको इंग्लैंड का राजा भी नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, राजा रानी जो मर्जी कह लीजिए आप। उस टाइम से ये एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था जिसने अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाने की बात करी है। अगर आप भारत के कॉन्सेप्ट में देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट, जो जिससे आपको कंट्रोल किया जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने हर देश में जाके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे ये उस देश को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं और दंड देते हैं जब वो देश उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली चलता रहा एंड धीरे धीरे करके कुछ फैमिलीज ने इस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, ट्रेड, दिस दैट, तेल का चीज़ बाहर निकली तो एक फैमिली ने तेल पकड़ा, बैंकिंग बाहर निकला तो एक फैमिली ने बैंक्स पकड़े, फार्मास्यूटिकल निकला तो एक फैमिली ने वो पकड़ा, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो एक फैमिली ने उसको पकड़ा।
इंश्योरेंस की बात करें तो एक फैमिली ने उसको पकड़ा। तो ऐसे करके कुछ 12, 13, 14 फैमिलीज हैं जिन्होंने पूरे एक जो कमर्शियल एंटिटी है दुनिया की उसको कंट्रोल कर लिया। ये फैमिलीज आज भी हैं, उनके वंशज आज भी हैं, और वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके पुराने करते थे, एंड उनकी एक्सपेक्टेंसी भी वही है। तो जो एक एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, आप देखिए इट वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर, एंड उसमें एक सेइंग होती थी कि भाई द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। क्यों? क्योंकि उनकी कॉलोनीज हर जगह थी पूरी दुनिया में। तो अगर यहाँ पर अंधेरा है तो यहाँ पर उजाला रहता था। तो द सन नेवर एक्चुअली सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। बट कहीं ना कहीं एक पावर शिफ्ट हुआ। अब ये पावर शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो भी था, जो उसका ओरिजिन था, इट वाज नॉट वेरी सिक्योर। ठीक है, ट्रांस सी ट्रेड शुरू हो चुका था, लोग अपनी नेवीज बना चुके थे। तो इंग्लैंड एज एन एंटिटी वाज वेरी क्लोज बाय टू इट्स एनिमीज, बहुत पास था वो अपने दुश्मनों के। तो उसको कहीं और लेके जाना था। तभी जब अमेरिकन जो आइलैंड है उसके ऊपर, जब आइलैंड का जो पेनिनसुला है उसके ऊपर जब वो लोग घुसे, वो उसको बोलते थे द न्यू वर्ल्ड। द न्यू वर्ल्ड क्यों बोलते थे? बोलते थे यार ये जगह सिक्योर है, इसमें दोनों तरफ पानी है, नीचे जो छोटे मोटे देश हैं वो तो सब लल्लू पंजू है, काले कलूटे लोग हैं, उनको मैं देख लूंगा। एंड यहां पर मैं एक अपना स्ट्रक्चर बनाता हूं जो दुनिया का स्ट्रेंथ बनेगा। आइडियोलॉजिकली अभी भी उसकी सीट इंग्लैंड में थी, लेकिन द फोर्स ऑफ दैट सीट ट्रांसफर्ड टू अमेरिका। माइंड रिमेन्ड इन इंग्लैंड बट बॉडी वेंट टू अमेरिका। धीरे धीरे अभी उनके बीच में भी ये स्ट्रगल रहा, एक दूसरे को खींच के, बट दे हैव गॉट अ स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों का। और ये रिलेशनशिप कहां पर फॉर्म हुआ? जैसे आप ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जहां पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने पूरी जो मिडिल ईस्ट है उसको डिवाइड किया। जो एक अगला बड़ा एम्पायर था विच वॉज द ऑटोमन एम्पायर, उसको तोड़ ताड़ के करा। फ्रेंच लेफ्टिस्ट की विचारधारा से रशिया के अंदर फ्रेंच एंड जर्मन लेफ्टिस्ट की विचारधारा से रेवोल्यूशन हुई। तो वो भी वही विचारधारा थी। इनकी गलती कहां हुई कि दे डिडंट रियलाइज द काइंड ऑफ पीपल दैट विल कम इन। उसके बाद जो आपने एक स्ट्रक्चर बना के चलता रहा 1939 तक, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा। नाउ मेरा ये मानना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एजेंडा था वो पूरा नहीं हुआ था। सो जो टाइम 10-12 साल के बीच के थे वॉज अ ब्रेक टू काइंड ऑफ रिकूपरेट कि साहब आप भी हथियार बनाओ, हम भी हथियार बनाएंगे, उसके बाद लड़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? ये रियलाइजेशन हुई कि अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत सेफ है, वहां पर आप अपना इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी उधर पे डेवलप कर सकते हैं एंड दुनिया को वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी इंटरनल थ्रेट्स कम थी। नेबर्स को उसने जकोड़ के रखा हुआ था, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ उसकी कम थी। और उस टाइम पे अमेरिका भी अपनी थोड़ी थोड़ी फोर्स दिखानी शुरू हो गया था। स्पेनिश अमेरिकन वॉर हो चुकी थी, जहाँ पे फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी बन गया था, तो उसने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना गेम खेलना शुरू करा था। वो अपना एक डोमिनेंस अपने एरिया के अंदर बोलता था कि भाई इस जगह पे कोई नहीं आएगा। बाद में जाके उसको मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज़ें उसने करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो स्ट्रक्चर टूटना शुरू हुआ, जो पुराना अरिस्टोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो बोलते हैं जिसको, उसमें इन फैमिलीज ने बोला यार चलो ठीक है, जो मर्जी है, हम पीछे से काम कर लेते हैं। हमको अपना पैसा चाहिए, अपनी दौलत चाहिए, अपनी शोहरत चाहिए, हम पीछे से काम कर लेते हैं। What happened was they realized कि साहब ये डीप स्टेट और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको कंट्रोल और इसको सिक्योर करने के लिए हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होंगी जिसमें हम अपनी दुनिया के अंदर रौब बसा सकें। सो डीप स्टेट के 3-4 स्ट्रक्चर्स निकले, जहां पर उन्होंने बोला कि साहब पहले एक लीग ऑफ नेशंस बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो चला नहीं। उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया कि यहाँ पर हम बैठ के दुनिया को चलाएंगे। अपने लोकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने नेटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया, हर जगह सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जहां पर उनको फर्क नहीं पड़ा, वो टेररिस्ट था, वो डिक्टेटर था, वो जो मर्जी था, उनके साथ काम करके उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना शुरू करा।
इस पूरे गेम के अंदर अगर आप 1945 की हिस्ट्री देखें, उसमें 2-3 ऑपरेशंस हुए थे जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. आपको इमेजिन करेंगे कि कितनी एक लैक ऑफ, जो बोलते हैं ना कि दिल तुम्हारा, मतलब जो जहन है आपका, जो आपकी मोरालिटी है, जिसके बारे में जो आज हमारे मुंह पे फेंकते हैं लोग, वो नहीं. एक ऑपरेशन था जिसका नाम था पेपर क्लिप, राइट. ऑपरेशन पेपर क्लिप के हिसाब में इन्होंने देखा यार ये नाजी साइंटिस्ट बड़े जबरदस्त हैं, जेट इंजन बना के बैठे हैं, रॉकेट्स बना के बैठे हैं, ये बना के बैठे हैं, वो बना के बैठे हैं, इनकी रेलवेज इतनी अच्छी है, इनके जहाज इतने अच्छे हैं, इनको उठाते हैं. क्योंकि इनको पता था उस तरफ से रशियंस आ रहे हैं, इस तरह से ये लोग आ रहे हैं. ऑल्दो जो रशियन स्टेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, कम्युनिज्म, बट जो लीडर था वो इनको बोलता था ना ना ना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा. वो अपने काम करता था. एंड बाय द वे रशियंस को अमेरिकन ने बहुत हेल्प करा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उनको लैंड लीज प्रोग्राम के तहत उनको जहाज दिए, उनको शिप्स दी, उनको टैंक्स दिए, उनको गाड़ियां दी, उनको एम्यूनेशन दिए, सब कुछ दिया. उनको क्या लगा था, इनको हम खरीद लेंगे. विंस्टन चर्चिल की एक सेइंग होती थी इस चक्कर में. वो बोलते थे कि इफ यू वांट समबडी टू बिहेव लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब, ट्रीट हिम लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब. उसका दिल चेंज करने की कोशिश करो. वो होता नहीं, बिकॉज रियलिटीज अलग होती हैं. यही चीज आज आप भारत में भी देखते हैं कि वो आपको एक तरफ से दिखाते हैं भारत इतना आप हमारा दोस्त है, ये है, पीछे से डंडा मारते हैं, इंडेक्सेस आते रहते हैं. सो 45 में इन्होंने नेटो ये सब बनाया, इन्होंने सब कुछ करा, ठीक चल रहे थे. लेकिन एक ये जो 45 में स्ट्रक्चर खड़ा हो गया रशिया का, और इन लोगों को ये भी रियलाइज हुआ कि एक एनिमी तो चाहिए आप, तभी आप पोलराइजेशन कर पाएंगे दुनिया के अंदर और लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे ऑन द थ्रेट ऑफ दैट एनिमी. तो जहां पर भी कम्युनिज्म आया वहां पर जाके इन्होंने सिर काटने शुरू करे एंड अपना एक होल्ड एस्टैब्लिश करा. सो दे यूज द थ्रेट ऑफ सोवियत कम्युनिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म एज अ टूल विच वॉज देयर. लेट्स फेस इट, सोवियट्स वांटेड टू अपना देश बढ़ाना चाहते थे, बिल्कुल. बट इन्होंने जो चीज़ें करी साउथ अमेरिका में, ग्वाटेमाला में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री इन्होंने इन्वेड करा क्योंकि उस कंट्री ने अपने बनाना फील्ड्स नेशनलाइज कर लिए. और उस टाइम का CIA चीफ वाज अ बिग शेयर होल्डर इन द अमेरिकन फ्रूट कंपनी. तो उन्होंने जाके देश तोड़ दिया है. अपने इंटरेस्ट को लेके आगे लेके जाने के लिए इन्होंने बोला हम कुछ भी करेंगे, वी विल फिगर दिस आउट. यूनाइटेड नेशंस खड़ा हो गया, P5 नेशंस थे, ये थे, वो थे. चाइना और रशिया अलग थे. 70s के करीब आके इन्होंने देखा यार अगर हम चाइना को भी रशिया से अलग कर लें तो इसको आइसोलेट कर लेंगे और तोड़ लेंगे. चाइना के साथ दोस्ती कर लिया आपने बोला यार मैं बड़ा आदमी हूं, एक काम कर, तू काम करना शुरू कर, चीजें बना मेरे लिए, मेरे को पैसे से मतलब है. तो उसको चाइना को लेके आए, चाइना को आपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, बाय द वे फाइटर एयरक्राफ्ट तक दिए चाइना को, बिल्कुल. उनको मिसाइल्स दी, उनको टेक्नोलॉजी दिया ताकि वो रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो सके. अब ये तो इनकी थॉट प्रोसेस है. कहीं ना कहीं ये डीप स्टेट आके अभी बैठा है इन अ प्लेस विच इज डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट. अब ये क्या हुआ, आप बोलोगे यार लेफ्टीज ये तो कम्युनिस्ट के साथ अगेंस्ट में थे, ये लेफ्ट से कैसे डोमिनेट हो गया. 70s की करीब में आए, इन लोगों ने वॉर्स लड़ी, इन लोगों ने काफी कुछ करा और इनके देश में इन्फिल्ट्रेशन हुआ फिर लेफ्ट का. क्योंकि जो फालतू की वॉर्स थी, जो लोग मर रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए मूवमेंट्स खड़ी हुई और उनको इन्फिल्ट्रेट किया गया लेफ्ट की तरफ से. 1989 में 90 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो लेफ्ट ने देखा यार हमारा जो एक वर्चस्व एक देश था वो तो गिर गया, अब क्या करें. अगर हम वही गंदे झोले पहन के घूमते रहेंगे तो लोग हमको पहचान लेंगे और हमको गोली मारेंगे. उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, इन सब जगहों में भेजा, सूट टाई पहनाए, एक्सेंट लगवाया, एकदम चमाचम बाल, लेकिन बात वही करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इन चीज़ों की. वो हुआ ही ना, वो बोलते ही है ना कि इन 1990 द USSR फेल बट द USSR एम्पायर टुक ओवर USA. ठीक है,
तो ये चलता रहा। अभी ये जो एक डीप स्टेट बोलते हैं, इसका एक जो हेड है विच इज कॉल्ड द क्राउन काउंसिल, विच इज बेसिकली दीज फैमिलीज, एरिस्टोक्रेट्स, जितने राजे महाराजा हैं जिनके पास सैकड़ों अरब में जनरेशनल वेल्थ। ठीक है, वो जनरेशन वेल्थ कहाँ से है? आपके 45 ट्रिलियन डॉलर लेके बैठे हैं, अफ्रीका से कितना चीज़ें चुरा के बैठे हैं, तो ये उनकी जनरेशनल वेल्थ नहीं है, ये आपकी वेल्थ है। अब वो वेल्थ लेके बैठे हुए हैं लोग, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ 300। दीज आर द 300 सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड टुडे। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मा जायंट्स हैं, मिलिट्री जायंट्स हैं, ये है वो है। तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर इनकी इन्फिल्ट्रेशन रही है ताकि अपना एक गेम खेल सको उस जगह के अंदर। तो एक एक चीज ये लोग क्रिएट करेंगे टू क्रिएट द डिमांड फॉर समथिंग। जिस इंटरनेट को यूज करके आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी उसी के लिए क्रिएट किया गया था ताकि दुनिया में आप अपना नैरेटिव फैला सको, इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इट इज नोन एज द कोका कोला मैकडोनल्ड्स वे ऑफ लाइफ। ठीक है, आप लोगों की मोरालिटी इतनी खराब कर दो कि उनको मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स, डोमिनोज के पिज्जाज और कोका कोला के आगे कुछ ना दिखे। आप इंटरनेट में चाहो ना चाहो, आपको आपके सभ्यता, आपकी सिविलाइजेशन से अलग चीजें दिखती हैं जो भारतीय सिविलाइजेशन में एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वो आपकी सिविलाइजेशन को तोड़ना चाहते हैं। वो आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे ताकि आपका माइंड चेंज हो, एडिक्टिव करेंगे। आप रील्स देखने बैठो तो आप बैठे ही रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, बिकॉज वो आपका दिमाग पढ़ते हैं कि इस रील में वो ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो मैं इसकी रील इसको ज़्यादा दिखाऊं। आपको जैसे अगर वॉलीबॉल पसंद है तो आपको वॉलीबॉल की रील बार बार दिखाएंगे, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी कनेक्टेड टू दैट। वहाँ पर आपके दिमाग में सटल प्लांट्स करते हैं वो, ताकि आपकी एक सोच बड़ी रहे। बट ये जो टैक्टिक्स हम बात कर रहे हैं, कमिटी ऑफ 300 जो अप्लाई करती है नरेटिव वॉर के लिए, तो यही सेम टैक्टिक्स रशिया या जो सोशलिस्ट रेजिम्स थी वो भी अप्लाई कर रहे थे। तो व्हाट वाज द रीजन दैट द कमिटी ऑफ 300 सक्सीडेड एंड द कम्युनिज्म फेल्ड इन अचीविंग? इन्फ्लुएंस जो होता है ना सर, इन्फ्लुएंस अगर आपको करना है, अगर मेरे को आपको इन्फ्लुएंस करना है, टैक्टिक्स रिमेन द सेम, द टूल्स चेंज। ठीक है, टूल्स डिफरेंट होते हैं। सोवियत यूनियन का जो एक प्लान था वॉज टू ब्रिंग इन कम्युनिज्म। नाउ कम्युनिज्म से होता क्या है, पैसे नहीं बनते, एंड उससे फिर नाराजगी बनती है। मेन कंट्री ऑफ रशिया के अंदर एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज प्रीटी गुड। ठीक है, उनके पास हॉस्पिटल एक्सेस था, देयर वाज 100% एम्प्लॉयमेंट, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर फॉर पीपल टू ग्रो, बट कंट्रोल्ड। ठीक है, मिस्टेक उन लोगों ने क्या करी है कम्युनिज्म ने, कि हर चीज का एक स्टेट कंट्रोल होता है। नो, स्टेट कंट्रोल के मतलब एक कोई बॉस होता है और वो उसके ऊपर होता है कि भाई वो कितना सीधा आदमी है, एंड पावर करप्ट्स। आप शी जिनपिंग को देख लीजिए, जिस मर्जी को देख लीजिए, जो सिंगल पार्टी लीडर्स या सिंगल लीडर्स होते हैं उसके अंदर हमेशा करप्शन आती है, दिमाग का करप्शन आता है, बिकॉज द एरोगेंस गोज टू योर हेड एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। एंड दैट इज एग्जैक्टली, अगर आप जो करंट डीप स्टेट जो एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, कि वो इतनी बेवकूफियां करता है, जब बाहर बैठे लोग देखते हैं कर क्या रहा है भाई ये, व्हाट इज ही डूइंग, इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। नाउ एक जो शिफ्ट आया, जब एक डीप स्टेट थोड़ा सा हिला, जब लोगों ने बात करनी शुरू करी कि यार तुम कर क्या रहे हो, वॉज आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, जब एक सिंगुलर पावर इमर्ज हुआ, अमेरिका। उसने बोला भाई अब तो कोई खड़ा हो, मैं इसे तोड़ूंगा उसका। एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री। अपने बंदे इन्फिल्ट्रेट करे सोवियत यूनियन के अंदर भी। आज जो बड़े प्रो पुतिन लोग बात करते हैं, हाफ ऑफ देम वर इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड रशिया फॉर अ पीरियड कॉल्ड द रेप ऑफ रशिया। दूसरी चीज उन्होंने करी कि भाई जितनी भी पोटेंशियल बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनके घर के बाहर एक आग जला दो, दरवाजा है उसके आगे एक आग जला दो, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप जितनी बड़ी पावर्स देखो, भारत के आगे पाकिस्तान जला रखा है, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान जला रखा है, चाइना के आगे भारत को जला रखा है, चाइना के उस तरफ जापान को जला रखा है,
रशिया के इस तरफ यूक्रेन को जला रखा है, रशिया के उस तरफ जापान को जला रखा है, साउथ कोरिया को जला रखा है, अंदर चेचनिया वगैरह तो है ही, अंदर वहाँ जले हुए हैं, मिडिल ईस्ट मिडिल सेंट्रल एशिया में उसको प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया के आगे ईरान को जलाया हुआ है। जो भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके घर के बाहर एक छोटी सी आग लगा लो ताकि उस आग को आप ऊपर और नीचे कर सको। देन दे रियलाइज्ड यार ये भी कर नहीं सकते, क्योंकि कई जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके पास ऐसी पावर है कि उस आग को वो बुझा सके। तो हमको सोसाइटल इन्फिल्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, इनके देश के अंदर घुसना पड़ेगा टू कंट्रोल द थॉट प्रोसेस और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करें। वो कैसे करा? आपकी जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्या हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये वो, उसके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट करे। और जब भी आप देखते हो कि ये यहां से पढ़ के आया है, फिर पक्का लेफ्ट ही होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट दे डिड। इन लोगों ने चोजन लोग उठाए दुनिया भर में से, उनको एजुकेट करा, उनको अपना एक नजरिया दिखाया और बोला कि साहब आप जो अपने कंट्री में कर रहे हो वो गलत है, ऐसे काम करते हैं। और इन लोगों को आपके देश के अंदर डाल के छोड़ा कि अब आप जाओ अपने देश में जाके इस चीज को फैलाओ, आंदोलन जीवी, हम आपको पैसे देंगे पीछे से। CIA का इसके अंदर बड़ा रोल रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भारत के बारे में, आप ये जान के थोड़ा शॉक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी को निक्सन और ये लोग बड़ा हेट करते थे, उसको वो तो कॉल रिकॉर्ड्स भी बीच में लीक हुए। क्यों हेट करते थे इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने जाके साइन करी थी साइनो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, सॉरी इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, जहां पर भारत और सोवियत यूनियन की दोस्ती होगी। यार ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा डिसबैलेंस हो जाता है हमारा। 73-74 में JP साहब को मैगसेसे अवार्ड मिलता है पैसे दिए जाते हैं, आंदोलन क्रिएट किया जाता है इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। उससे बचने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, फेल हुई। ये लोग पावर में आए बट JP मूवमेंट डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो पर्सनालिटी ड्रिवन बन गया रादर देन अ नेशनलिस्टिक मूवमेंट। वो JP का मूवमेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर से कुछ इमर्ज हुआ विच वॉज द जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल दैट, वो मूवमेंट में से निकला। यही चीज आपने रिपीट देखी 2010-11 में जब केजरीवाल का मूवमेंट चल रहा था, उसके बीच में से मोदी साहब वाइल्ड कार्ड एंट्री आए। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो आपकी कांग्रेस की लीडरशिप थी वो जाके चाइना के साथ MOU साइन करके बैठ गई। उन्होंने बोला यार तुमको हमने इतना सब कुछ दिया, तुम वहां क्या जा रहे हो, हटो यहाँ से। सो दे क्रिएटेड समवन एल्स, उसकी प्रोफाइल बनाई, उसका NGO बनाया, उसको फंडिंग करी, उसको ये करा और उसको फील्ड में छोड़ा। अब तू चला। अब वो अलग चीज है कि इनकी जो चॉइस ऑफ मैन पावर है, HR पॉलिसी बहुत खराब है इनकी ठीक है। एंड उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि लेफ्टिस्ट की जो फ्लैप्स, उसका दिमाग खुलता नहीं है उसमें। ही इज नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन होराइजन। उसको अपने जैसे लोग चाहिए जो उसके साथ वो काम करेगा, और वो फिर पॉपुलेशन छोटी हो जाती है। तो ये एक डीप स्टेट का तरीका है काम करने का। एंड ये तरीका अगर आप भी उस पावर में होते तो आप भी वही चीज कर रहे होते। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बोल सकते हो कि ये है वो है, आपने इतने बंदे मारे, इतने बंदे किसने नहीं मारे। Throughout history it's a history of bloodshed and wars, and that's how it is. War is peace is a time between two wars. Right. Simple. Peace is preparation of war. War. And हर जगह इनके इंटरेस्ट हैं तो they gain either ways. मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनके पास है तो ये हथियार भी बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल है तो दवाइयाँ भी बनाते हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ इनके पास है तो तुम लड़ाई करके सब कुछ तोड़ दो, फिर हम जाके बनाएंगे। तो हर जगह इनकी एक डोमिनेंस है, एक इंटरेस्ट है, तो ये हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। कमिंग बैक टू 2010 वाला आंदोलन, अब जो बेसिकली लोकपाल का डिमांड था, तो उसमें क्राइटेरिया था कि जो इंटेलिजेंशिया है इंडिया का वो पूरा रिव्यू करेगा, सब करेगा, और वो लोग वही होंगे जो
मैक्सेसे अवार्ड जीत रहे हैं वो होंगे. मैक्सेसे अवार्ड बेसिकली इज गिवन बाय CIA. तो बेसिकली इट वाज अ CIA conspiracy to have a veto on the internal system of India. एब्सोल्युटली. तो ये देखिए, ये इंडिया में नहीं हुआ, ये हर जगह हुआ. दे हैव डन दिस इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और जहां पर इनको गेम खेलना होता है उनको एक्टिवेट करते हैं, देश को अंदर से वीकन करते हैं, रेवोल्यूशन लेके आते हैं और अपने बंदे को बिठा देते हैं. दैट्स हाउ दे डू दिस. एंड यही इनका प्लान है भारत के साथ भी. अब इनको ये पता है कि दूसरी पार्टी एकदम ही बेवकूफ है, तो वो बोलते हैं जी हमको मोदी थोड़ा वीक चाहिए. राइट. तो ये गेम है और कुछ नहीं है. डीप स्टेट इज अ अब देखिए इसके स्ट्रक्चर्स देखिए. आज जो डीप स्टेट के मैं बोलता हूँ, जैसे काफ़ी बारी बोला है कि भाई उसके अंदर भी दरार है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं यार ये लेफ्टिज्म से पैसे नहीं बनते भाई, इससे तो पैसे बर्बाद होते हैं, मेरे को पैसे बनाने हैं. But that idea is very lucrative to sell to the ordinary man to bring in a revolution. कि आप कैपिटलिज्म से उतना एक गरीब को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जितना आप सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. और सोशलिज्म के अंदर जो चीज़ें बोल दी जाती हैं, दोज आर जस्ट टूल्स. डेमोक्रेसी हो गया, रिलीजियस फ्रीडम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब टूल्स हैं टू यूज ऑन यू. जिसके ऊपर आप प्रेशर किसी चीज़ से डाल सकते हो तो उस टूल को यूज़ किया जाता है. हमारे अंदर USCIRF की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग गुस्सा होते हैं उससे, तो वो बार बार यूज़ करते हैं आपके साथ. इनफैक्ट अभी भी लास्ट वीक भी स्टेटमेंट था कि रिलीजियस में किसी को देने का फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर आप जितनी मर्जी रिपोर्ट निकाल लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो उसको पता है कि ये पॉपुलेशन इस चीज़ में रिएक्ट करती है, इस पॉपुलेशन को इस चीज़ से सेंसिटिविटी, और वो सेंसिटिविटी किसने क्रिएट करी? इन्होंने ही करी, बाय क्रिएटिंग द कंट्री ऑफ पाकिस्तान. आपने जो एक डिवीजन करा उसी को आप वापस बाहर लेके आए ना. 1891 में जो सेंसस करा, जिसमें कास्ट का गेम खेला आपने, रिलीजन का गेम खेला, जो सब कुछ करा वॉज डन टू कंट्रोल. एंड ये चीज़ें बड़ी सिंपल है समझने के लिए. आज इनका स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ अरिस्टोक्रेट्स, कमिटी ऑफ 300. उसके बाद एक नया बीच में स्ट्रक्चर आ रहा है जो कमिटी ऑफ 300 और अरिस्टोक्रेट्स को पुश कर रहा है, विच आर द न्यू हेज फंड्स, द न्यू मनी विच इज देयर. दीज हेज फंड्स आर वर्थ $500-600 ट्रिलियन. इतने एसेट्स हैं इनके पास. एक एक कंपनी 9-9, 10-10, 11-11, 15-15 ट्रिलियन की है, और ये एक दूसरे में इन्वेस्ट हो रखे हैं. तो ये भी बड़ी एक स्ट्रेंथ है. एंड दे डू एवरीथिंग. दे ओन द माइक, दे ओन द स्पीकर, दे ओन द लाइट, दे ओन द कैमरा, दे ओन एवरीथिंग. तो आप इस तरफ जाओ वो पैसे बनाते हैं, इस तरफ जाओ वो पैसे बनाते हैं. बट वो लोग देख रहे हैं यार ये तुम बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो, लेफ्टिज्म से आप फैक्ट्रियां बंद करा रहे हो, ये कर रहे हो, दिस थिंग डज नॉट मेक मनी, सो देयर इज अ पुश बैक नाउ. आपस में झगड़े हैं इनके, तभी आपको दुनिया टर्मोइल में दिखती है इस टाइम. तो आप बोलो यार ये तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग. देखिए हर 70-80 साल में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है. अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज अगर आपको जल्दी करना है, बिकॉज आपकी अपनी प्रॉब्लम थोड़ी एक्सट्रीम हो रही है, तो आपको दुनिया को केओस की तरफ लेके जाना है. आज आप वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टडी हुई है, एक जर्नलिस्ट, बुक राइटर, ऑथर, जो मर्जी बोल लीजिए, एनी जेकबसन करके हैं. शी सेज कि जब अगर कोई वॉर होती है बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स, विद इन द फर्स्ट 72 hours द न्यूक्लियर बटन विल बी पुश्ड, and 72 minutes after that 5 billion people will die. Extreme, right? 5 billion out of 8, मतलब बचेगा कोई नहीं. But there are some theories that say that deep state wants exactly that, कि population control हो जाए. उनको 4 से 5 चाहिए. अब ये भी बड़ी बिकॉज देखिए इनके अंदर एक यूनिसन नहीं रहा. हर कोई अपने आप को चैंपियन समझता है. फार्मा वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, फाइनेंस वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, डिफेंस वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, ये वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, हर कोई सेपरेट. और ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं? दिस पॉलिसी कम्स आउट ऑफ 2 इंस्टीट्यूट्स, 2 ऑर्गेनाइजेशंस. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चैटम हाउस, बड़ा सुना होगा लोगों ने, कोई जाके वहां पर काफी लेक्चर करता है उनकी कैफेटेरिया के अंदर 18 लोग बिठा के सामने. और दूसरा है द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो अमेरिका के अंदर है. ये 2 डिसाइड करते हैं डिप्लोमेटिक एजेंडा दुनिया का.
इस डायरेक्शन में जाएंगे जी, ब्रिक्स नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए हमको। तो भारत के लिए आपको जितना भी रिकमेंडेशन, जितना भी कटा के जो हार्ड चीज़ें आती हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से आती है, जो कनेक्टेड है किसके साथ, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ। तो अगर आप देखें पिछले जयशंकर जब भी अमेरिका जाते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में बैठ के बात करते हैं, ताकि मैसेज क्लियर जाए, करेक्ट जगह पे जाए। इन लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है अभी जो लेटेस्ट है, अगर आप बोलो कि साहब ये कर क्या रहे हैं अभी, ये एक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके लिए अभी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं ये चलेगा नहीं, और अगर ये टूटा तो हमारी नुकसान हो। तो ये लोग बोलते हैं अभी आगे जाके हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, हाउ डू वी प्ले दिस रोल। क्योंकि देखिए 1991 में 1945 1991 में रीइंफोर्स हुआ। अमेरिका ने बेसिकली जो मेन पावर्स हैं उनको बोला देखो ऐसा है, हम एक चीज लेके आएंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर आप और आप और आप और आप और आप ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं, जितने सी रूट्स हैं सबको मैं संभालूंगा, आई एम अ नेवल पावर, मेरे पास इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये हैं वो हैं, मैं संभालूंगा उसको, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के अंदर मेरे को आपको एक रोल देना है, मेरे इंटरेस्ट को आप नहीं छेड़ सकते। तो काफी सारे देशों ने ठीक है, एंड जो चाइना का ग्रोथ है हैज बीन बिकॉज ऑफ द यूएस नेवी प्रोटेक्टिंग द सी रूट्स, राइट, दैट्स व्हाई चाइना कैन ट्रेड। आज क्या हो रहा है कि यूएस के पास नेवी नहीं बची इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, आज के जो थ्रेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चाहिए 800 डिस्ट्रॉयर्स, उसके पास कितने हैं 80। तो ही कांट सस्टेन दिस रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबलिज्म, तभी लोग पुशबैक कर रहे हैं ग्लोबलिज्म को। सप्लाई चेन्स की बात होती है, सिक्योरिंग लोकल सप्लाई चेन्स की बात होती है। पहले क्या था कि आपको गाड़ी बनानी है, एक काम करो यार ब्राजील से दरवाजा मंगा लो फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज शिप्स तो चल रहे हैं आपके। आज लोग बोलते ना 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 यार वहां पर बीच में कहीं अफ्रीका में झगड़ा होगा तो मेरे शिप डूब जाएंगे यार, नहीं नहीं नहीं, यहीं पे पास में ढूंढो, कहीं पे आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते ऑन दिस ग्लोबल सप्लाई चेन जिसको ग्लोबलिज्म बोला जाता है। सो उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा लपेट लिया बीच में कि भाई हर कोई इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये जब चाहते जिसको सैंक्शन कर सकते थे, पर ये करने के पीछे उनकी एक बहुत अच्छी थियरी उन्होंने बनाई थी कि इफ यू ट्रेड विद समवन यू टेंड टू नॉट टू गो टू वॉर विद देम, यू टेंड तो आप बिजनेस कम करोगे तो इसका मतलब आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला यार सस्टेनेंस करना है हमको, वी वांट टू कीप द सस्टेनेंस फैक्टर, इसको कैसे रखो और जहां डंडा मारना है उसके बाद मारो। जिन जिन लोगों ने उसको चैलेंज करा इन्होंने उसको मार दिया। मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, बशर अल असद, कितनी बारी कोशिश करी है उसको मारने की, पुतिन, मोदी, these are people who said sorry we don't accept this, हम लोग नहीं करेंगे ये, तो उनको उड़ाना शुरू कर देते हैं। and they will create incidents, they will use various different things, ताकि वो एक उनको जस्टिफिकेशन मिले कुछ करने के लिए। लोग बोलते हैं भाई 9/11 was faked, I don't know if it was faked or not, but they used that for their advantage. ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। एंड उस टाइम पे मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि चाइना राइज कर रहा था। चाइना राइज कर रहा था तो चाइना को अपने राइज के लिए क्या चाहिए था? ऑयल। दे वांटेड टू कंट्रोल दैट। तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने वॉर्स करी, ये करा वो करा, अपना एक फर्म बेस बना लिया मिडिल ईस्ट के अंदर कि कुछ नहीं होगा, हम यहाँ हैं। नाउ वी कैन ईदर स्विच ऑन द टैप और स्विच इट ऑफ। इनके अपने कंजम्पशन के लिए तो इनके पास है, वहां पर अमेरिका में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है उनके पास, दे डोंट नीड दिस, बट वो वहां पर वो करते नहीं, दे डोंट टेक इट आउट, वो यहां से लेके जाते ताकि अपनी प्रेजेंस यहां बना के रखें। पाकिस्तान इज अनदर सच एग्जाम्पल। इसको बनाया गया था टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एरिया, टेम्पररी स्ट्रक्चर था ये कि यार इंडिया को बढ़ने मत देना, क्योंकि ये भूतनी के पता नहीं कितने साल पुराने हैं कोई बुक में लिखा है 70,000 80,000, पता नहीं क्या है यार, ये पागल हो गए, इनको जरा कंट्रोल में रखो। चाइना को हम देखते हैं अभी तो फंसा हुआ है, आपस में लड़ रहा है वो
देखते हैं उसको, जब भी बढ़ेगा तो हम कंट्रोल करेंगे उसको। अफगानिस्तान जहाँ पर अगेन सिविलाइजेशन है, जहाँ जहाँ पर सिविलाइजेशन आपको देखेंगी वहाँ पर ये सिविलाइजेशन को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि अगर वो हिस्ट्री रियलाइजेशन हो जाए लोगों को, फिर तो यार 300-400 साल के या 1000 साल के स्ट्रक्चर को कौन मानेगा? नहीं मानेगा, बोलेगा यार मैं तो 30,000 साल से बैठा हूँ यहाँ पर, तू तो 400-500 1000 साल मान ले यार, उससे पहले क्या था तू? तो क्या इसलिए इनके जो पपेट्स है वो कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद इट्स इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो ये आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज उनको पता है, इनको अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पता चल गया तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे दोबारा। आप अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, इन्होंने हमारी सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इन डेप्थ स्टडीज करी हैं। भारत से कितनी चीज़ें चुराई गई हैं हमको हिसाब भी नहीं है, किस किस तरह की यहाँ से टैबलेट्स और स्क्रोल्स और किस तरह का मटेरियल लेके गए हैं यहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं है। हल्दी तक पे IPR करने पे उतरा है तो। ठीक है, सो व्हाट हैव दे टेकन फ्रॉम अस दैट दे कैन प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स? आई एम नॉट सेइंग कि भाई जेट इंजन हमारी टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने बना लिया, बट कहीं ना कहीं हमारे वेदों उपनिषद में फ्लाइंग के बारे में मेंशन है। सन, मून एंड द 9 planets इज मेंशन्ड इन आवर वेदास। अर्थ इज सर्कुलर। इनको 1650 में पता चला, हमारे लोग तो यार ऊपर देख के अच्छा भाई यार दिवाली आ रही है भाई उनको पता था क्या हो रहा है। अच्छा ये इधर पे पहुंच गया, ये आ रहा है, ये इधर पे पहुंच गया, ये आ रहा है, ये आज पूर्णमासी है जी, आज ये संक्रांति है जी, आज ये है, आज वो है, सब कुछ ऊपर देख के पता होता था उनको। ये लोग पिछले 100-200 साल में सीखे हैं, 300 साल में सीखे हैं। सो फॉर देम इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू जस्ट कीप शट। उसमें 2-3 चीजें आती है, वन इज ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन की हमने बात करी, दूसरा ज्योग्राफी। आपके व्यूअर्स को मैं बोलूंगा एक मैप खोल के देखिए, अगर एक यूएसए सुपर पावर है उस तरफ, अगर ऑपोजिट साइड पे देखेंगे देयर इज ओनली वन कंट्री दैट हैज द सिमिलर एडवांटेज एज यूएसए, दैट्स इंडिया। पूरा ओशन है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, कनेक्टिविटी है, हिस्ट्री है, नॉलेज है। सो फॉर देम इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन कंट्रोल। तो पूरा डीप स्टेट ने आज आपके ऊपर सब कुछ फेंक दिया आपके इलेक्शन के अंदर, सब कुछ, इसको पकड़ के रखो, ये आज से गया तो हम गए। तो ये तो मोदी जी को भी पता था, हमने काफ़ी इंटरव्यूज देखे इलेक्शन टाइम पे जिसमें उन्होंने कहा कि द एक्सटर्नल पावर्स आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू जस्ट ट्राई टू कंट्रोल दिस इलेक्शन एंड ट्राई टू कंट्रोल द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो ये सब पता होते हुए भी कुछ किया क्यों नहीं गया? ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई, ये जो नैरेटिव चलाया गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं किया? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये लोग गाली देते हैं मोदी, कुछ नहीं करा तुम लोगों ने, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आज आपको पता है कि कोई पावर्स आपके अगेंस्ट है। 2010 में आपको कोई आइडिया भी नहीं था। आपका टीवी, आपका इंटरनेट, आपका दिमाग पूरी तरह से रेगुलेटेड था। ठीक है, जो थोड़ा सा चीजें खुली है, सोशल मीडिया ये वो कर कुरा के, उसके से हमको पता चला कि यार ये हो रहा है दुनिया के अंदर। और ये भी डीप स्टेट की बातें हमने 1-2 साल पहले शुरू करी है। इससे पहले तो हमको भी आइडिया नहीं था कि पूरी तरह से, हमको पता था कुछ हो रहा है, बट वी डिडंट नो किस स्ट्रक्चर में काम होता है, किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, किन ऑर्गेनाइजेशंस को, किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ किया जाता है, ये तो पता ही नहीं था हमको। ये तो ये भाई आया बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके, फिर जब इन्होंने अपने मुखौटे निकाले कि भैंस क्या ये क्या है, यार ये क्या है। ओवर द इयर्स तो क्रैकडाउन हुआ है, जैसे FCRA एक्ट, देखिए चीजें वो बिना इकोनॉमी के आप किसी से कैसे लड़ोगे साहब? आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने को। ना आपके पास इकोनॉमी थी, ना आपके पास इंडस्ट्री थी, ना आपके पास टेक्नोलॉजी थी, ना आपका मैन पावर सीधा था। अच्छी लीडरशिप हो गए कुछ नहीं होता सर। और हमारी कंट्री वैसी देख लो आप, टूटी टाटी पे बुरे हाल थे। कोई एक को अपना कोई वो बोलता है, एक को वो बोलता है, कश्मीर में हालत खराब, नॉर्थ ईस्ट में हालत खराब। तो आप पहले किसी से लड़ने से पहले अपने आप को ठीक करोगे ना यार, कि साहब मैं अपनी टांगे सीधी कर लेता हूँ, मैं अपने दिल में जो इतने बड़े बड़े छेद हैं उसको सिलवा लेता हूँ कहीं पे, मैं अपने आप को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लड़ूंगा इनसे। एक लेवल पे लाके आई कैन फाइट। चाणक्य नीति में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े उसके अंदर, कि साहब इफ यू कांट फाइट योर एनिमी एंड यू नो आपका एनिमी आपसे तगड़ा है, डिले द वॉर
till the time you become strong enough to take him on. यार वॉर आपको आपके टाइम से लड़नी है, मैं उसके टाइम से क्यों लड़ूं? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है. आई डोंट अंडरस्टैंड द होल थिंग. आप क्यों नहीं कर रहे कुछ? आपने देखा आपके साथ क्या हुआ इस इलेक्शन के अंदर. इतना सब कुछ होने के बाद, करने के बाद, सीखने के बाद भी आपको ये भी पता है कि आपके साथ गेम खेला गया है इस इलेक्शन में अच्छे से. ये जो प्रोटेस्ट होते थे, बहुत लोग गुस्सा होते हैं इसके अंदर कि प्रोटेस्ट में क्यों नहीं मारा उस टाइम, क्योंकि उनका मतलब था मोदी तू गोली चला, देख क्या होता है तेरे साथ उसके बाद. तेरे को अगला हिटलर ना बनाया ना हमने. राइट, दे वांटेड वायलेंस टू गो ऑन, कि यार गोली मार, डिक्टेटर का थप्पा ठोकेंगे तेरे को फिर. एंड दिस गाइज न्यू दैट, इनको पता है ये चाहिए इनको. दे वांट दैट वायलेंस, दे वांट अ हार्ड रिएक्शन. नहीं करा इन्होंने. बट उससे 2-3 एडवांटेज थे, क्योंकि ये इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि अपने आप को एक्सपोज कर देते थे. वो तो टूल किट वगैरह सब लीक हो ही गई. सब लीक हो गई थी. बिकॉज यू नो आप एक झूठ को इतने टाइम तक चला सकते हो. जब आप उसको इतने टाइम तक चलाओगे तो वो फटेगा. इलास्टिक की तरह होता है, रबर बैंड. इतना खींच सकते हो, इतना खींचोगे तो टूटेगा और फिर लगेगी. दैट्स व्हाट दे चेंज द पॉलिसी कि यार नहीं, इसको अगर हम मारेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल. हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. एक्चुअली वो अटेम्प्ट हुआ भी था जब पंजाब में सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज. पंजाब में दिल्ली राइट्स में क्या हुआ, एक बंदा पुलिस वाले के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोलता है मैं तेरे को गोली मारूंगा सिर में. लेकिन द पुलिस वाज टोल्ड डोंट शूट. अब बहुत लोग इससे अलग सोचते हैं कि इससे कंप्लेसेंसी बढ़ी कि हम ये कर सकते हैं, मोदी जी वीक हो गए, ये हो गए. वो पूरा नैरेटिव चलता है. लेकिन रीसेंट स्टेप्स देख के तो मेरे को तो नहीं लगता है. फेस ऑन, हेड ऑन पंगा लिया है उन्होंने डीप स्टेट के साथ इस टाइम पे. उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये जितने ये इनके हैं इनको मैं देखता हूँ, मैं दिखाऊंगा. इकोसिस्टम को जवाब उसके ही तरह से दिया जाएगा. हाँ, वो तो उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद अब कोई जादू की छड़ी तो किसके पास नहीं है ना. इतने बड़े देश में आपको गवर्नेंस भी करनी है, डिप्लोमेसी भी करनी है, मिलिट्री गेम भी देखनी है, सिक्योरिटी भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है. उसके बाद आप ये सब करोगे. और जादू की छड़ी तो नहीं है. एंड दे आर वेरी पावरफुल. अगर ये 1000-1200 साल से अपने देश पूरे दुनिया को चला रहे थे तो आप क्या सोचते हो, आप फन्ने कहाँ हो कि चढ़ जाओगे सीधा ऊपर. चाइना रशिया कंबाइंड नहीं देख पा रहे उसको और आप बोलते हो भारत पूजा अंदर तोड़ दे सब कुछ. इट्स नॉट पॉसिबल. ये जो कश्मीर में हो रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम. वन मस्ट अंडरस्टैंड. ये आग आपको अंदर की तरफ दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन लोगों ने बाहर देखना शुरू कर दिया ना तो हम तो गए. तो इनको जरा इनवर्ड लुकिंग रखो, कीप देम इनवर्ड लुकिंग. तो ये नैरेटिव चलाएंगे आपके ऊपर, आपको कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स में रखेंगे, आपको गुस्सा दिला के रखेंगे ताकि आप अपने आप को गाली देना शुरू करो. आप देख रहे हो ये सब. आपकी अपनी आर्मी को लोग गाली देते हैं, आपकी गवर्नमेंट को दो जिस मर्जी दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देते हैं, आपके सिस्टम को गाली देते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को गाली देते हैं, आपके इसको गाली देते हैं, उसको गाली देते हैं. पर इन लोगों को क्या ये डर नहीं लगता कि द मेडिसिन दे आर सेलिंग इन इंडिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दो, अडानी अंबानी की सरकारें, दैट सेम थिंग इज प्लेइंग आउट इन देयर बेस लोकेशन. ये रीच मूवमेंट और वोकिज्म वायरस जो पूरा है, ये सो इवेंचुअली इट इज गोना लीड अप टू देम. तो ये कैसे मतलब मैनेज हो रहा है? देखिए, तभी मैं हमेशा बोलता हूँ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज टेरिबल. ये टैक्टिकली सोचते हैं कल सुबह क्या खाना है, अगले हफ्ते या अगले 2 साल तक मेरे को अपना खाने का सामान कैसे रखना है वो नहीं देखते. वो बोलते कल सुबह क्या खाना मुझे बता. सो देयर स्टेप्स आर टेकन एज मिस्टेक्स बिकॉज दे आर थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म. इतना सा. But how did it become so short term? Like USA, it's arrogance. 100 years back, USA was thinking for the next 50 years. Arrogance, simple as that. They think this when they became the single superpower, जैसे आपने बोला end of history. Fukuyama. भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं यार. कौन बोलेगा मेरे, कौन है ये ठहर. I can do anything what I want. I am the ruler of the world. और ये जो चैलेंज आया है डीप स्टेट को, ये कोई बहुत पुराना चैलेंज नहीं है बाय द वे. ये चैलेंज स्टार्ट किया रशिया ने 2014 में बाय द वे. ये चैलेंज स्टार्ट किया मोदी ने 2014 में बाय द वे.
इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड चैलेंज, जिससे पहले तो कोई चैलेंज ही नहीं करता था इनको, एनीथिंग गोज, जो मर्जी चल रहा है। नाउ ये अगर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंदर से, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल से यार फिर ये इमिग्रेशन क्यों ऐसे कर रखा है। देखिए सर, लेफ्टीज को दे वांट पावर, दे डोंट वांट डेवलपमेंट। उनको थोड़ी चाहिए रोड शोड, यार वो बोलता है भैंस क्या रोड हो ना हो, मैं हेलीकॉप्टर से चले आऊंगा, मुझे क्या है। दे वांट पावर, फॉर दैट पावर दे नीड द पावर ऑफ पीपल, फॉर द फेक डेमोक्रेसी दैट दे हैव। तभी वो लोगों को अंदर खींचते हैं कि भाई ये मेरे पोटेंशियल वोटर्स बनेंगे। मेरी जो वाइट पॉपुलेशन है इस टाइम पे बुढ़ी हो रही है, उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तो ये जब मैकडोनल्ड्स में काम करेगा तो इसकी पे चेक में से मैं $2 काटूंगा हर घंटे में से, जिससे पैसे के मैं उसको दूंगा। ये उनका थॉट प्रोसेस था, स्ट्रेटेजिक, वेरी गुड थॉट प्रोसेस। आप बोलो यार ये तो सेंस बनाता है, आप यंगस्टर्स को लेके आओ, उनके काम कराओ, बढ़िया है यार ये तो करेक्ट। पर टैक्टिकल मिस्टेक क्या है इनकी, दे हैव टेकन द वर्स्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। आप लोगों को लेके जाओ, बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। मोबिलिटी एग्रीमेंट्स करो, स्किल के हिसाब से आप गेज करो, भाई मेरे को ये स्किल चाहिए, उसके हिसाब से साहब आपके पास क्या क्या है, सर मेरे पास ये और ये स्किल है, अच्छा जी मेरे को 1000 लोग भेज दो यहाँ पर, आई विल एम्प्लॉय देम। जो बहुत कंट्रीज आज भारत के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट्स कर रही हैं वो उसी तरह करती है, बट इन लोगों ने तो गेट ही खोल दिए। सो दिस इज द ट्रू लेफ्टिस्ट वे ऑफ थिंकिंग कि साहब आई एम ऑल पावरफुल नो मैटर वॉट। और दूसरा एक चीज आता है जो आपके भारत के हिस्ट्री में बड़े ध्यान से आपको लिंक मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड माई बाप सिंड्रोम। समझिए आप इस चीज को, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नाम पे क्या है, तेरी जेब में मैंने थोड़े से पैसे डाल दिए हर महीने, और जब मैं नहीं दूंगा आएगा, पैर पकड़ेगा, पैर पे गिड़गिड़ाएगा, फिर मैं तेरे जेब में फिर से पैसे डालूं। आई थिंक वो थैचर का एक स्टेटमेंट था कि द स्टेट हैज बिकम अ ग्रैनी स्टेट। ठीक है, तो इसको मैं माई बाप सिंड्रोम बोलता हूं। जो आज का ये जो फ्रीबी कल्चर है, इट इज एग्जैक्टली दैट, दे आर स्पॉइलिंग द एक जो डिजायर होता है अंदर कुछ करने का। और आपका एजुकेशन सिस्टम भी वही है। आपका एजुकेशन सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है इस टाइम पे, फैक्ट्री वर्कर्स। कोई सोचने को राजी नहीं है, कोई रिसर्च करने को राजी नहीं है, कोई पढ़ने को राजी नहीं है। पीपल जस्ट डोंट वांट टू रीड बुक्स, क्योंकि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो आपकी एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से इन्फिल्ट्रेट किया गया है यहाँ पर कि आपकी जो, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये जो कैलकुलस है, a² + b² + c², मैं हमेशा ये इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। बाहर के देशों में ये 12वीं के बाद पढ़ाया जाता है, हमारे देश में 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। सो मेरे जैसे लोग जिनका 96% मार्क्स थे साइंस में 10th में, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू मैथ्स बिकॉज ये क्या बकवास है। मेरे 56% थे मार्क्स, और वो भी बाय द वे कैलकुलेट करके मैं उतने लेके आया था कि पास होना है यार, जूते पड़ेंगे घर पे। दिमाग था, बट गलत जगह यूज करा, बिकॉज क्या है यार ये। और अब आज मैं वापस देखता हूँ, ऐसे आई वाज करेक्ट। मैंने आज तक a² + b² कहाँ यूज करा है। आपने भी वही चीजें पढ़ी होंगी जो मैंने पढ़ी थी। आप मुझे बताओ, आपकी जो अप्लाइड नॉलेज थी वो कहाँ गई। सनातनी गुरुकुल्स के अंदर आपको एक इनकरेज किया जाता था कि आप सवाल पूछें, और एप्लीकेशन बेस्ड सिखाया जाता था। और आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे आप अगले लेवल पे नहीं जाएंगे। वो एक पुरानी सही है ना, फनी सी, कि आप गधे थे, गधे हैं और गधे रहेंगे। गधे से घोड़ा बनने की जो जर्नी है वो आपके हाथ में है। द नॉलेज इज देयर बट यू हैव टू टेक इट। तो आपके एजुकेशन सिस्टम ने नॉलेज नहीं दिया आपको। यहां पर आज MBAs घूमते हैं जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग, बट मैं 12वीं पास हूं। मेरे पास इग्नू का एक, आई थिंक टूरिज्म के अंदर मेरा एक डिग्री है, डिस्टेंट लर्निंग वाला। और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैं तो आई कॉल माई सेल्फ लकी कि मैं बच गया। मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि मैं भी कहीं इसी बड़े कॉलेज में जाता इधर उधर, और कहीं ना कहीं ऐसी दिमाग होता मेरा। हमने काम करा, वी सॉ द वर्ल्ड, वी सेड यार ये ठीक नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। तो पढ़ना शुरू करा तो फिर ये चीज़ें सामने आई, और इंटरनेट वॉज अ रेवोल्यूशन। नाउ अगर आप वेस्ट में देखें, इनकी एजुकेशन सिस्टम देखें,
ये क्या सिखा रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को? वोकिज्म, इंडिविजुअलिटी पे। वो फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं अपने ही कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि नाउ दे वांट टू रीसेट द वर्ल्ड। वही क्योस करने के लिए उनका एक पहला आई थिंक मेजर जो टूल है वो है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। सब हर कोई अपने आप को कुछ अलग आइडेंटिफाई करे और वो जो यूनिक, यू आर नॉट अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर। आप एक अमेरिकन नहीं हो, आप यूरोप, क्या वो ही और हिम है वो। ही हिम शी दे दर जी जाबू बाबू, पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। आजकल तो कोई कुछ भी आइडेंटिफाई करता है। बीच में न्यूज़ आई थी, there was 71 people who met in Germany who identified themselves as dogs. Oh, That was their pronoun. that's what. So the point is कि आप इंडिविजुअलिज्म क्रिएट कर रहे हो, उससे क्या होता है? आपका सोसाइटल ब्रेकडाउन होता है। एंड जब एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आता है, यू आर एबल टू चैनल योर सोसाइटी बैक इनटू द डायरेक्शन आपको जिस जगह पे लेके जाना है। केओस थ्योरी, जो वर्ल्ड वॉर थी, इट वाज कंप्लीट केओस ऑफ द वर्ल्ड। आज वो आप कर नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर वेपन फटेंगे। तो नहीं यार, जरा इंटरनल केओस करो, लेट्स रीसेट दिस वर्ल्ड, ताकि हम दोबारा से इसको कंट्रोल में कर सकें। बट पंगा क्या है, व्हेन यू डू अ केओस थियरी, इनको एक चीज नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोविड। आपको उससे समझ में आएगा। कोविड किसने बनाया? वुहान। आप बोलते हो ना, ये आपको समझाया ना, कोविड वुहान ने बनाया। क्या आप जानते हैं कोविड की पूरी फंडिंग यूके, यूएसए और कनाडा से हुई थी? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2018-17 के अंदर कनाडा से वायरस सैंपल्स गए हैं चाइना। जस्टिंदर सिंह ट्रूडो के साइन है उसके ऊपर। क्या करने? वॉट वॉज कैनेडा डूइंग गिविंग वायरसेस टू चाइना? To enemy state. कोविड इज अ क्लीनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टफ गोइंग रॉन्ग, किस तरह से बैकफायर करती है। इन्होंने कोविड निकाला, चाइना ने भी सोचा यार मैं तो बच जाऊंगा, मैंने तो वायरस की वैक्सीन बना रखी है। वेस्ट ने भी सोचा मैं बच जाऊंगा, मैंने भी बना रखी है, वैक्सीन थी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना था उसके अंदर, 5-6 महीने लगे, वैक्सीन बना दी इन्होंने। अब एक चीज देखिए, पंगा क्या हुआ, उधर पे तो गया, इधर पे भी फैल गया। They didn't think of the backlash towards them. वहाँ ज़्यादा फैल गया उल्टा। अमेरिका में बहुत बुरी तरह फैला, यूरोप में बहुत बुरी तरह फैला, चाइना में बहुत बुरी तरह फैला। अफ्रीका वॉज रादर सेफ, कुछ इतना हुआ नहीं। इंडिया में फैला लेकिन कंपैरेटिवली बेटर। कंट्रोल हो गया। आपके ऊपर फोर्स डाला गया कि आप फाइजर की ही वैक्सीन लेंगे, आप मोडर्ना की ही वैक्सीन लेंगे। क्यों था ये? और यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे एलिमेंट खड़े किए गए कि जो आर्टिकल्स लिख रहे थे, न्यूज़ चैनल्स पे जाके डिबेट्स कर रहे थे कि भाई, तो ये किनके था भाई? डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं लोगों की अपने ऊपर। बहुत अच्छा है, ये तो मौका ही एकदम चौके मारने वाला है यार। बढ़ाओ डिपेंडेंसी, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। कितने नैरेटिव्स खेले गए उस टाइम पे, ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। ये केओस थ्योरी होती है कि आपके देश के अंदर एक केओस हो और कोई नया लीडर इमर्ज होके बाहर आए। जो आज प्रोटेस्ट की बात करते हैं लोग, और मैंने आई थिंक आपके ही पॉडकास्ट में संजय जी के साथ मैंने एक चीज़ बोली कि ये लोग आज ट्राई कर रहे हैं कि कहीं पे भी किसी एक नैरेटिव पे तीर फेंके जाएं। अंधेरे में तीर मारो, कहीं पर जाके चिपकेगा, आवाज़ आएगी तो उसको पकड़ेंगे हम फिर। सो कभी अग्निवीर की बात होती है, कभी VDIF की बात होती है, कभी वीवीपैट की बात होती है, कभी EVM की बात होती है, कभी नीट की बात होती, कभी इसकी बात होती, कभी उसकी बात। यार 30 दिन में सारी बातें तो तुमने खत्म कर ली, अब क्या करोगे? ठीक है। सो डीप स्टेट का गेम बड़ा सिंपल है, आपको इस टाइम पे उसके साथ लेवरेजिंग करनी है। द पॉइंट इज हेजिंग योर बेट्स। आपको अपने लिए एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच बनाना है। धीरे धीरे करके आप वो सुरक्षा कवच बना रहे हो, बट टाइम लगेगा। इट इज नॉट एन ओवरनाइट गेम। टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, पूरे देश का साथ लगेगा। ये सुरक्षा कवच आपको क्या लगता है, वैक्सीन के को भी टाइम लगता है ना थोड़ा इफेक्ट होने के लिए, ये वैसे ही है। आपको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, आपको अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है। जब तक आप एजुकेशन ठीक नहीं करोगे, लोगों को अकल ही नहीं आएगी हो क्या रहा है। ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपकी इकोनॉमी ढंग में चले, आपके पास पैसे होंगे। अगर आप
ठन ठन गोपाल हो पाकिस्तान की तरह, तो आप क्या चेंज कर सकते हो अपने कंट्री के अंदर? जो हमारी हालत थी बाय द वे 90s में। क्या 90s में, 2013 में वी वर द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो आप पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं थे। और वही चीज आपके साथ होती कोविड के टाइम पे, जब फोर्स किया जा रहा था कि फ्री में पैसे बांटो सबको। ओवर प्रिंटिंग, इन्फ्लेशन आना ही नहीं था, तो इन्फ्लेशन के चक्कर में आपकी गवर्नमेंट गिराते ही है। तो ये हर स्टेप में दे आर सीइंग टू काइंड ऑफ पुट प्रेशर। और डीप स्टेट इस टाइम पे डेस्परेट है, क्योंकि उसको दिखता है अपना अंत, तो मैं नहीं बोलूंगा, अपना चेंज हो, अपने आप को दिख रहा है कि वो चेंज होएगा, उसको होना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो एक पार्ट जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट का है वो बड़ा प्रैग्मेटिक, बड़ी रियलिस्टिक बातें करता है। एक पार्ट तो ऐसे बात करता है पता नहीं बांग भी क्या है। सो जो रियलिस्टिक बात करता है उसको, उसके साथ आपको डील करना है, और जो ये वाली बात करता है उसको आपको दंड देना है। और ये इतना इजी नहीं है, कहना बड़ा आसान है, ये इजी नहीं है। So next, say 10-15 years, what do you think is the plan of deep state in India? And how do you think Modi can handle that? देखिए मेरे हिसाब से तो 2024 टर्निंग पॉइंट था एक, ठीक है। जितने लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता था वो उनको समझ में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा कि यार भाई ऐसा है, ये सब बेवकूफ़ी करोगे तो जाओगे। अभी इस टाइम पे गुस्सा है लोगों के अंदर, और गुस्सा अच्छी बात है, क्योंकि गुस्से को चैनल किया जा सकता है। जो लोग अंदर से मर गए हो ना, उनको कुछ नहीं कर सकते आप। जो चीज़ हो रही है इंग्लैंड के अंदर, वो अंदर से मर चुके हैं। फ्रांस में लोग फिर भी जिंदा है, फ्रेंच लोकल्स आर स्टिल अवेक, बट वो एंड मोमेंट पे आ रहे हैं। कनाडा में लोग मर चुके हैं अंदर से, वो आज आपको मारने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने 25-30 हज़ार करोड़ लगा के इसके 60 सीट कम करे। इनका मैंने कॉन्फिडेंस, जो भारत का एक मेन थिंग था कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस से बात करते थे, ये हमारा पोटेंशियल है यार, हम देख लेंगे, हम तो नेक्स्ट हैं, वी आर द ब्लडी नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड। टुडे नोबडी सेज दैट। क्यों? सबको शर्म आती है, गालियां पड़ी, मोदी भक्त कहलाए जाओगे। और कौन मोदी भक्त बोल रहा है? वही राइट विंग वाले जो 2 महीने पहले तक मोदी के सपोर्टर थे। तो क्या किया है लोगों ने? इन लोगों ने प्रोपेगेंडा, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करके एक अंडर कॉन्फिडेंस का गेम आपके अंदर खड़ा कराया कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन लोगों को ये कौन बताएगा कि ये जो नया कॉन्फिडेंस लाए हैं कि पाकिस्तान को ठोक दो, किसने ठोका सबसे पहले? आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशन है वो भी उसी बंदे ने बनाई है। Correct me if I'm wrong. I am not being a Modi bhakt, but I am being realistic. And even like simple thing like saying I am a Hindu, it was considered an offense 10 years back. अब आज तो हम तिलक लगा के घूमते हैं, ये देख लो, हर कोई तिलक लगा के घूमता है, कलावा पहन के घूमता है, बड़े आराम से चौड़ में घूमता है। यहाँ हम तो बड़े खुले में पहनते हैं, क्या है? पहले 10 साल पहले ही आप करो ना तो लोग ना क्या यू ब्लडी व्हाट इज दिस, लाइक कोई बोले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो वो एक कंसिडर खून। पहले वो ऐसा कंसिडर होता था कि ही इज अ वेरी रिग्रेसिव पर्सन हु गोज टू टेंपल। इट वाजंट कूल, इट वाजंट कूल। आज वो चेंज हो रहा है। और ये कैसे हुआ है? हमने किया है, बट एक इन्वायरमेंट बनाया गया जिसमें हम एक चीज कर सके ना यार। आपने 10 साल पहले क्यों नहीं करा ना? सम पीपल विल से क्या हमको मोदी की जरूरत थी क्या हमको रियलाइज होने के लिए हम सनातनी है? नहीं, हिम प्लस एनवायरमेंट प्लस सोशल मीडिया plus whole lot of things made that possible. It was always there in private, but people felt like it is not something you should display in public. So जो environment बना उससे लोगों को ये लगने लगा कि no, I can ये be confident in my identity. ये जाके मंदिर जाना शुरू हुआ, फिर से चार ये जाना है, आ जाऊंगा। बहुत लोगों को याद नहीं है सेल्फी लेना। वोटिंग फिंगर के साथ सेल्फी, It was started by Modi. 2014। और सेल्फी कहां से कहां निकल गया देख लो। बेटी के साथ सेल्फी,
small things. He connected people to the internet. आज जो UPI revolution देखते हो भारत के अंदर, Remember what Chidambaram said? yeah. तो yeah, you can tell him कि इसने कुछ नहीं करा. I don't buy it. And मैं एक ऐसा आदमी हूँ, I look at the positives rather than the negatives, because negative देखते रहोगे तो आप डोपामाइन में नीचे जाओगे. पॉजिटिव देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप आगे कुछ कर पाओगे जिंदगी में. सारा टाइम कुड़ के अपने अंदर ही ये गधा है, ये बेकू है, ये वो है, फिर रोना ही बाहर निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा. यू विल गेट वॉट यू टॉक अबाउट सर. बी पॉजिटिव, यू विल गेट पॉजिटिव थिंग्स. इफ यू आर नेगेटिव देन यू विल गेट नेगेटिव थिंग्स. एनर्जी की बात होती है ना, तो आप पॉजिटिविटी रखिए. आई कैन सी स्टफ व्हाट इज हैपनिंग. लाइक फॉर एग्जांपल ये जो अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, मुझे दिख रहा है वहाँ पर लोग ठुक रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्ट राइट एंड सेंटर. अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है, जो मर्जी है यार, बंदे जो ठुक रहे हैं ना, मेरे को आम खाना है ना भाई, मैं पेट क्यों जाके गिरूं? माई वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ वेरी सिंपल. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. मैं बड़ा सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ. हाँ, थोड़ी वीकनेस मुझे दिखती है. द गाय इज बिन देयर फॉर 1 month. लेट्स बी रियलिस्टिक. हैंग ऑन, सिचुएशन इज डिफरेंट. एंड मैं अगर उसकी जगह पे होता ना तो मैं भी जरा चुप रहता, क्योंकि बड़े सारे आस्तीन में से सांप निकल रहे हैं इस टाइम पे. यार निकलने देना यार, और निकलने दे. एक ही बार ही ठोकूंगा ना सबको पकड़ के फिर. एंड आप मुझे बताओ नहीं निकल रहे क्या आस्तीन में से सांप? वो तो रोज के रोज निकल रहे हैं. तो फिर और काफ़ी जो इंडिक विंग के भी लोग हैं उनका भी एक टोन चेंज हो गया है कि नहीं, ये ऐसा, मतलब मोदी जो है वो राइट ट्रैक पे नहीं है, कोई डेवलपमेंट. तो यार आप फिर बना लो एक और पार्टी. आई एम सेइंग दिस ओपनली. जिसको नहीं पसंद प्लीज मेक अनदर ऑल्टरनेटिव. कुछ लोगों ने ट्राई तो किया था वैसे. करो ना यार, वी विल वोट फॉर यू. अगर आप में इतना दम है, वी विल वोट फॉर यू. कम शो अस योर एजेंडा, कम शो अस योर मैनिफेस्टो. बैठिए हमारे साथ, बात करिए, हमको बताइए आपके दिमाग में क्या है. क्रिटिसाइज करने से के लिए मैं आपको वोट नहीं देने वाला साहब. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माय वोट बिकॉज यू क्रिटिसाइज मोदी. दैट इज बीइंग, आई मीन, हाउ स्टूपिड एम आई गोइंग टू बी? आप काम करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ, सामने बोलो साहब ऐसा है, दिस गाय डजंट नो, मैं ये करूंगा, ऐसे ही करूंगा इसको मैं. हाँ जी, इफ आई लाइक इट आई विल ब्लडी वोट फॉर यू. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब. मेरा लुकिंग एट द, मेरा भारत फर्स्ट है. आज मोदी जी बैठ के अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम हिज सपोर्टर. एंड भाई कल को आप खड़े हो यार, आई विल ब्लडी सपोर्ट यू. मुझे क्या प्रॉब्लम है? डू यू थिंक पप्पू इज द फाइनल बेड ऑफ द डीप स्टेट इन इंडिया? नहीं, दे विल कीप क्रिएटिंग कैरेक्टर्स. इनके पास लाइन है लोगों की, तो लोग वही बोलते हैं इसको तोड़ो, ये जड़. ये जड़ नहीं है, ये प्यादे हैं. इसको डाउन किया था केजरीवाल को, अप किया था आपने. केजरीवाल को अंदर फेंक दिया, इसको अप कर दिया उन्होंने वापस. आपको क्या लगता है इनको और नहीं मिलेगा कोई? ये इतने बेवकूफ तो वो भी नहीं है. किसी की फोटो टाइम मैगजीन में आती है, किसी के पॉडकास्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हो बेवकूफ है वो? यार 1000 साल से देश चला, दुनिया चला रहे हैं. दे आर ऑल्सो नॉट फूल्स, दे नो हाउ टू प्ले द गेम. तो यार आप एक, अब देखिए कोविड है, उसमें फीवर हो रहा है, आप फीवर की दवाई खा लो, उससे कोविड ठीक हो जाएगा क्या? सिंपल सवाल है सर. पैरासीटामोल खा लो आप, कोविड ठीक हो जाएगा, फीवर नीचे हो जाएगा आपका. थोड़ा टाइम तक फीवर नहीं फील होगा आपको. यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम नॉट रादर देन द डिजीज. तो यार हम भी बड़े टैक्टिकल लोग हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है जो हमको 3 कदम आगे दिखाता है. आज मैं ये कर लेता हूँ, कल की कल देखेंगे. यस नो? राइट. कौन सोचता है कि भाई मैं जरा ठहर जाओ, वेट, लेट मी सी व्हाट हैपेंस. और 5 साल है उसके पास. ओए हार गया 29 भी. क्या बात कर रहे हो? आपको लगता है ये इलेक्शन हार जाएगा क्योंकि आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया? चर्चिल कहता था 1 week is a very long time in politics. In politics, 1 day is a very long time. Forget a week. So I don't buy this. And there will be more people. There will be more attacks. जिस तरह ये और वीकन होता जाएगा, ये और डेस्परेट होंगे. बट अगर आप टैक्टिकल अटैक्स में बैठे रहोगे तो आप स्ट्रेटेजिक गेम नहीं खेल पाओगे साहब. आपको बड़ी गेम खेलनी है इस टाइम पे. तो या तो और मोदी जी यहाँ पर बैठ के कथुआ के बाहर खड़े हो गए, आदमी को बोलते तू उधर मार, उधर ठोक, उधर ठोक. लोगों को पसंद आ रहा है, देख ठुकवा रहा है, मार रहा है मोदी. ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स व्हाट यू वांट, ओके, अग्रीड. आई एम नो वन, बट आई एम जस्ट अ गाय हु सेज नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक उनको रशिया जाना है जो गए, जिससे जिस तरह से उन्होंने मैसेज भेजा है उसका रिएक्शन भी आएगा. उसके लिए हमको गेम खेलनी है दोबारा. So let's play the big game rather than this
छुटपुट वाले. So final question, the decision of making S. Jaishankar External Affairs Minister in 2019 and repeating that decision in 2024, how good you think that decision was to deal with these lobbies? देखिए, you need somebody who understands this lobby. अगर आप उनकी किताब पढ़ें, उन्होंने इसके बारे में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है. उन्होंने सिटी ऑफ रोम के बारे में लिखा है, सिटी ऑफ लंदन के बारे में लिखा है, क्लब ऑफ रोम के बारे में लिखा है. ही इज रिटन दिस, तो ही नोज व्हाट इज हैपनिंग. एंड जो आज जिन चीज़ों के ऊपर हम रैली करते थे थोड़ा टाइम पहले तक, यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स इन दिस एंड दैट, हु डू यू थिंक केम अप विद दैट? इट्स दीज गाइज ओनली, राइट? Right. देन द पॉइंट इज, देखिए इस टाइम पे मोदी वांट्स टू शो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाई डज ही वांट टू शो दैट? बिकॉज अगर वो चेंज करेगा, and let me ask you this question, अगर if you would have changed the cabinet, people would have come and said, hey, वीक हो गया, पैर इसको भगा दिया इसने, पैर लिया इसके, कंटिन्यू करा, ओए कंटिन्यू करा, कुछ चेंज नहीं करा. अरे यार चट भी मेरी पट भी मेरी. इस टाइम पे वो गेम हो रखा है. एंड दिस गाय हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस. आप इसको देखो, कोविड के टाइम पे कितना कुछ बोलते थे. सेकेंड वेव में तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोल दिया था. हरियाणा तो गया, यूपी तो गया, ओ यूपी में लोग मर रहे, गया. चिताओं के वीडियोस वायरल हो रहे थे यूएस में. फिर क्या हुआ? What happened? Nothing. And it's not because people are heartless. But देखो यार, झूठ की इतनी लाइफ होती है. और आज आपको दिख रहा है ना, लोगों, lot of people are regretting, यार ये क्या किया क्या हमने, बेवकूफ़ों, ये दोबारा नहीं करना. People are saying that, right? Openly people are saying that. Sure. It's a very clearly said thing, clearly acceptable thing कि भाई ये तो बेवकूफ़ी करी है हमने. We made one of the biggest mistakes by not consolidating. पहले तो सब हंकी डोरी था ना, बल्ले बल्ले था. Now people have realized, भैया no, we need to wake up, otherwise we will be dead. I'm glad that has happened. हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है. Only when you finish the journey will you get to know what was that reason. जब आप ये 5 साल कंप्लीट करोगे तो आपको प्रॉब्लली दिखेगा कि यार ये जो हुआ था ये ठीक ही हुआ था. प्रोबेबली एक कोर्स करेक्शन के लिए हुआ होगा कि कुछ. आई डोंट नो. आई एम नॉट एन अंतर्यामी. व्हाट आई एम इज अ रियलिस्ट. आई लुक एट थिंग्स एज दे आर. अभी मेरे को ये दिखता है तो मैं इसके बारे में एनालिसिस करूंगा. When the things will go down, there are places I have criticized them also. कि भाई फॉरेन पॉलिसी में, and I love जयशंकर जी. The guy is brilliant. But I've criticized him also. Maldives में our foreign policy was not active. Myanmar में we reacted too late. Openly I'm saying this. I have no this thing कि वो मेरे को कोई आके कुछ बोलेगा, ये बोलेगा. They need to play front foot diplomacy. ये जो रशिया विजिट है इज फ्रंट फुट डिप्लोमेसी. आगे जाके छक्का मारा इसको. चाइना भी गोल, अमेरिका भी गोल, पाकिस्तान भी गोल. समझ नहीं आ रहा दुनिया को रिएक्ट कैसे करे इसके साथ. ये हुआ क्या? ऑपोजिशन भी गोल. दिस इज कॉल्ड फ्रंट फुट डिप्लोमेसी. सो गुड दैट दे आर डूइंग इट, बट दे शुड डू दिस ऑल द टाइम. आई हैव माई क्रिटिसिज्म. दे आर बैड, पैथेटिक इन कम्युनिकेशन. PR game is too weak. Terrible. Openly, nothing wrong in saying that. जो रियलिटी है मैं उसको बोलूँगा. बट somebody says उसमें दम नहीं बचा, ये बुढ़ा हो गया है, ये तो यार अब ठीक है, अब आप मेरे भी बाल सफ़ेद हैं, ठीक है. तो आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे. थैंक यू सो मच फॉर दैट एनलाइटनिंग डिस्कशन. थैंक यू जी. थैंक यू.